फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल ऑफ 13 जुलाई। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस इंपॉर्टेंट इवेंट्स। करंट अफेयर हम जो आपके साथ डिस्कस करते हैं दैट इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू करंट अफेयर बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है, पॉसिबली हम जो आपके साथ बातें करते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में as a paragraph will be available in logical reasoning or in legal reasoning or in in your reading comprehension. So therefore you must focus on this sessions fully. ठीक है, चलिए आज इन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी हमारे सामने आया, that is ISKCON. I'm sure you know what is ISKCON is. International Society for Krishna Consciousness, that is known as ISKCON. और ISKCON के ये बड़े फेमस मॉन्क थे, अमोघ लीलादास, जो आपने बहुत बार YouTube के ऊपर उनको देखा होगा। बहुत ऐड में आते थे, ठीक है, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते थे। सोशल मीडिया में आज के ज़माने के लिए जिस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए वो इन मॉन्क को आता था। हाउएवर ये कहीं वेस्ट बंगाल में थे और वेस्ट बंगाल में उनकी तरफ से कोई इनअप्रोप्रिएट रिमार्क आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। ठीक है, लर्निंग यहाँ से लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये है कि व्हाट कुड बी ट्रीटेड एज अ काइंड ऑफ इनअप्रोप्रिएट रिमार्क। ठीक है, दैट्स वेरी क्रूशियल। ये समझना ज़रूरी है कि भारत में इतनी सारी फेद है ना, इतने सारे अलग अलग तरीके के यू से मेथड्स है टू वर्शिप गॉड, और हर मेथड, हर पाथ टेक्स अस टू दैट गॉड। ठीक है, तो उन पाथ को हम किस तरीके से प्रेजेंट करें, दैट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, इन्होंने स्वामी विवेकानंद एंड से रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ कमेंट लगाए। द कमेंट्स वर कनेक्टेड टू देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ ईटिंग हैबिट, दैट मीन्स हैविंग नॉन वेज। ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने कमेंट लगाया। दैट कमेंट टर्न आउट टू बी इनअप्रोप्रिएट, दैट ISKCON ऑल्सो रियलाइज्ड। ठीक है, ISKCON ऑल्सो रियलाइज्ड, दे सेड इट इज एन इनअप्रोप्रिएट एंड अनएक्सेप्टेबल कमेंट। दोस्तों, अब आप ये समझिए, भारत जैसे देश के अंदर इतनी सारी फेद है और उन सभी फेद को समझना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए लॉ स्टूडेंट्स को हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को, सोसाइटी को, कल्चर को समझना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वी कैन से बात बन जाता है। सो इफ यू आर लेट्स से स्टेइंग इन वेस्टर्न इंडिया, द ईस्टर्न इंडिया इज क्वाइट डिफरेंट देन द वेस्टर्न इंडिया। Majorly, you may not find large number of followers of we can say Swami Vivekanand or Ramakrishna Paramhans. ठीक है, maximum what I have seen is स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा आश्रम इन बड़ौदा। ठीक है, महर्षि अरविंद का आश्रम इन बड़ौदा। ठीक है, that's majority of the place. ठीक है, rest of the other places majorly you may not find. ठीक है, you may not find large number of followers. But if you go to the eastern side, on the eastern side there are large number of followers. ठीक है, even within Hindu, the veg and the non-veg aspects you can say have a different you can say connotation. So non-veg is offered to माता जी, है ना, शक्ति पीठ जिसको बोलते हैं ना, शक्ति, है ना, उनको नॉन-वेज you can say इस तरीके से दिया जाता है। So इनका जो कमेंट हुआ, जो प्रॉब्लमेटिक हो गया, इनको एक साल के लिए एक महीने के लिए बैन कर दिया एंड यू कैन से उनको पब्लिक लाइफ में से एक महीने के लिए विड्रॉ कर दिया। ठीक है, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स टू दिस एस्टीम्ड फिगर्स एम प्राइमरली एट देयर डाइटरी प्रेफरेंसेस and they are not only disrespectful but also showcase the lack of awareness about diversity of spiritual path and personal choices. This action undermine the fundamental principles of mutual respect, religious tolerance and harmony which are vital to the creation of peaceful society. ऐसा ISKCON ने अपने स्टेटमेंट में कहा। ठीक है, so my dear students, make sure when you pick up newspaper, you try and read news items, as in you are trying to understand the society, not just learning from the newspaper as in कि एग्जाम में क्या क्या काम का है।
ठीक है, एग्जाम में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें काम की है, पर यू आर लर्निंग अबाउट द सोसाइटी. जैसे ये न्यूज़ पढ़ना, ठीक है, आई एम पिकिंग अप दिस न्यूज़ इन द इनिशियल स्टेज जस्ट टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैनी न्यूज़ आइटम्स विच हैव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ योर, you can say, thought process. Coming to very important editorial write-up by none other than Shashi Tharoor. When Shashi Tharoor writes, he writes with, you can say, lot of interesting vocab. ठीक है, या भी इन्होंने अच्छे अच्छे vocab यूज करे. प्राइमरली इनका आर्ग्यूमेंट था कि किस तरीके से लूट, इंट्रांसिजेंस एंड कॉलोनियल एरा का डार्कनिंग पीरियड इज स्टिल अ ब्लॉट, और अभी ये लोग अपने आप को अटोन करना चाहते हैं. अटोनमेंट, द वर्ड इज यूजिंग अटोनमेंट. इफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटोनमेंट, प्लीज मेंशन दिस इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, सो ही इज टॉकिंग अबाउट अटोनमेंट. ठीक है, नाउ व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल. उनका थोड़ा सा समरी यहाँ पे डाला है. ठीक है, समरी बनाना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है हमारे लिए, स्पेशली जब यू से शशि थरूर जी लिखते हैं. Recently there was a news that Netherlands will return 484 artifacts looted from Indonesia and Sri Lanka during colonial era. So I'm sure you know that Dutchies were controlling Indonesia as well as Sri Lanka. Dutchies also came to India, but they couldn't put very powerful, you can say, system. French could put it, फिर उनका लड़ाई हुआ ब्रिटिशरों के साथ, और then Britisher could establish themselves. Now we can say when Netherlands, that is Holland, Dutchies, ये सब जो नाम लगते हैं, they are returning the artifacts they got it during colonial time. So debate arises whether colonial countries should keep the looted cultural artifacts or they should return to their original homelands. बड़ा यू कैन से डिबेटेबल सवाल है. सबसे पहला डिमांड आपका और मेरा होगा, वो कोहिनूर वापस लाइए. यस और नो, आप और मैं यही तो मांगेंगे कि कोहिनूर वापस लाइए ना, आप लूट के गए थे. चलिए, ग्रेट. ठीक है, सो ब्रिटिश हैव रिफ्यूज्ड टू रिटर्न एल्जिन मार्बल्स एंड रोसेटा स्टोन, बट दे हैव रिपेट्रिएटेड सम बेनिन ब्रॉन्जेस to Nigeria. Nigeria में they allowed certain bronze item to return to Nigeria, but other certain stones they did not. ठीक है. Now remember, when you see such artifacts lying in the hands of colonial ruler, it is still a reminder of injustices they committed to this cultural, to this societies. ठीक है, तो ये आज के ज़माने में उनकी ड्यूटी बन जाती है कि पास्ट को समझे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे और ये आर्टिफैक्ट्स वापस दे दे. ठीक है, रिटर्निंग स्टोलन प्रॉपर्टी और ऑफरिंग फाइनेंशियल रेपरेशन आर मॉरल ऑब्लिगेशंस. ठीक है, या तो वो रिटर्न कर दे या तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे दे. रेपरेशन, फाइनेंशियल रेपरेशन. ठीक है, या तो ये कर देना चाहिए. ठीक है, जो भी वो लेकर गए थे, लूट के गए हैं. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज रिटर्निंग द आर्टिफैक्ट्स मे बी एन ईजियर सॉल्यूशन देन द फाइनेंशियल रिपेरेशन, बिकॉज इट सिंबलाइजेस द जस्टिस एंड एक्सपिएशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक जस्ट सोसाइटी दिखाने की कोशिश करता है, जैसे हमने बात करी कोहिनूर के बारे में. So the true atonement through colonial ruler will not just involve returning this artifacts, but also ensuring that in their own country they maintain museum where these items are being kept there. They are, you can say, providing financial reparation to various countries. ठीक है, and they apologize to the victims as well. This is the solution they should provide. British government is not ready to do this. ठीक है, British government could atone the past sins. ठीक है, but they are not doing it. This is what the opinion of Shashi Tharoor ji. ठीक है, Britain are lagging behind the Netherlands. ठीक है, an apology, a construction of museum, ठीक है, are the significant gesture for the atonement. समझ में आया दोस्तों, है ना? Atonement word समझ में आया आपको? What is atonement?
अटोनमेंट का मतलब होता है एक तरीके से पश्चाताप करना। क्या करना? पश्चाताप करना, एक तरीके से रिग्रेट करना कि वो हमसे गलती हो गई, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी एंड वी आर गोइंग टू रिकवर दिस इश्यू। ठीक है, चलिए ग्रेट। कल हमने आपके साथ महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करी थी, विच इज अबाउट ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनके बारे में बात करी थी, याद है आपको? ठीक है, सीबीआई 1946 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। उनका काम है मेजर से क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और केसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को इन्वेस्टिगेट करना। ईडी का काम है इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। एनआईए इज अ काउंटर टेररिज्म एजेंसी। तो ये सब संस्थाओं के बारे में हमने देखा था। हमने आपके साथ ये भी बात करी थी कि वो जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और एनआईए, ये कौन से लॉ के द्वारा बनी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पता ही होगा क्योंकि कल हमने आपके साथ ये पूरा डिस्कशन कर लिया था। आज का एडिटोरियल इस मुद्दे के ऊपर वापस बात करता है। क्या बात करता है? ये बात करता है कि बाय गिविंग एक्सटेंशन 3 times, दैट्स एन अमेंडमेंट इन द लॉ अबाउट द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट ये है कि उनके टेन्योर तो 2 साल है, 2 साल के बाद 3 साल तक उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। समझ में आया? 2 साल का उनका टेन्योर और 3 साल तक, मतलब हर साल 1-1 साल उनको एक्सटेंशन मिलता रहेगा 3 साल तक। ठीक है, 2 साल प्लस 3 साल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 साल प्लस 3 साल, क्योंकि मुद्दा वहीं पे है। मुद्दा वहीं पे है कि वो 2 साल और 3 साल का गेम क्या है। ठीक है, चलिए 2 साल तो परमानेंट उनका हो गया। अब जब 3 साल का हर साल एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट का मानना यह है, दैट इज एग्जीक्यूटिव का मानना यह है कि दैट विल एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ, यू कैन से, कैरेट एंड स्टिक, that we will be in a position to ensure the right work done from them. पर आप समझ सकते हैं कि ईडी और सीबीआई को काम करना चाहिए इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमस वे में, वो किसी के अंडर में होने नहीं चाहिए। अगर किसी के अंडर में हुए तो वो भाई साहब जो बोलेंगे वही उनको करना पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? तो यहां पे ये पक्का पंगा हो रहा है कि जब 3 साल का, हर साल का 1-1 साल का जो एक्सटेंशन होगा, वो कोर्ट उस बात को क्लियर ना बोलनी चाहिए। कोर्ट ने उस बात को ना नहीं बोला, कोर्ट ने बोला कि हां ऐसा चलेगा। ठीक है, दिस इज clearly undermining the independence of CBI and ED, and CBI and ED will become the caged parrot for government of India. This is really not acceptable. जजमेंट जो आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जो 2 बार 1-1 साल का एक्सटेंशन जो दिया गया था डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एस.के. मिश्रा जी को, वो उन्होंने कॉश कर दिया था। मतलब वो भाई साहब 31 जुलाई के पहले रिजाइन करेंगे। आपको नया नाम याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो अलग बात है ना? आपको नया नाम याद रखे वो अलग बात है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट को कोई तरीके से इनसे रोकने की कोशिश नहीं करी, जो बहुत बुरी बात है। ठीक है, कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट चेंजेस गो अगेंस्ट द अर्लियर जजमेंट्स मैंडेटिंग फिक्स्ड टेन्योर्स टू इंसुलेट द हेड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रानियस प्रेशर। ऐसा बोला कि भैया उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रानियस प्रेशर नहीं होगा, ऐसा कोर्ट मान रही है। क्या आपका मानना है कि ऐसे 1-1 साल का जो टेन्योर अगर सरकार बढ़ाती रहती है तो जो डायरेक्टर साहब होंगे उनके ऊपर प्रेशर होगा क्या? बिल्कुल प्रेशर होगा। ठीक है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो है। ठीक है, आपका जो मानना है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कल हमने देखा था सीबीआई इज डेवलप्ड थ्रू दिल्ली स्पेशल पुलिस
Establishment Act 1946, while Enforcement Directorate is developed from Prevention of Money Laundering Act 2002. उसके द्वारा बनी गई ये महत्वपूर्ण एजेंसी है. NIA is developed through you can say National Investigation Agency 2008. जब 2008 में नवंबर में you can say 26/11 अटैक हुआ था, उसके बाद काउंटर टेररिज्म you can say सेल बनाया गया था. एंड सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो विच इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा अब आपके सामने आ रहा है, विच इज यूएस स्टूडेंट डेट क्राइसिस. क्या क्राइसिस चल रहा है, एक एक करके समझते हैं. पहला पॉइंट, 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए रूल दैट यूएस गवर्नमेंट had overstepped their authority in trying to cancel or reduce students loan. बाइडेन गवर्नमेंट अपने दायरे से बाहर निकलकर बहुत सारी स्टूडेंट लोन माफ कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनका दैट इज बाइडेन गवर्नमेंट का $400 बिलियन का स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस प्लान था, उसको क्वॉश कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया. 2022 में बाइडेन साहब ने अनाउंस किया था ड्यूरिंग दैट कैंपेन दैट आई विल ब्रिंग दिस स्टूडेंट लोन माफी योजना, $400 बिलियन की है, सबको मैं माफ कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया. बाइडेन साहब का कहना है कि यह प्लान बहुत काम का है, बिकॉज इट विल लिफ्ट द बर्डन ऑफ स्टूडेंट लोन फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास. ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द गैप, द रेशियल वेल्थ गैप इन यू कैन से यूएसए. ऐसा क्यों, किस तरीके से, डेटा से बात करते हैं. ठीक है, चलिए समझते हैं. आपके सामने पहला चार्ट दिख रहा है. पहले चार्ट में दो लाइनें हैं, एक ब्लू कलर की लाइन और एक रेड कलर की लाइन. The red color line says cumulative student debt. 2006 से चालू होते होते 2022 तक यूएसए में टोटल स्टूडेंट डेट दैट इज लोन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम $0.59 ट्रिलियन टू $1.76 ट्रिलियन. मतलब 0.6 से it has become 1.8, which means it has become 3 times. 3 गुना बढ़ गया 2006 से 2022 के बीच में, which is huge. सामने जो फेडरल स्टूडेंट बोरोवर है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 0.28 से 0.44 बढ़ गए, which is roughly you can say less than double. ठीक है, which means large number of you can say small children are taking large amount of loans. ठीक है, अब एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, अब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे. क्यों ऐसा हुआ, क्यों बच्चों को ज्यादा लोन लेने की जरूरत पड़ी. बच्चों को ज्यादा लोन लेने की इसलिए जरूरत पड़ी, ज्यादा बच्चे लोन नहीं ले रहे, लोन 3 गुना बढ़ गई, और बच्चे, नंबर ऑफ बच्चे लेने वाले वो डबल भी नहीं हुए. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 2006 के बाद जो से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो काफी बढ़ गई. कितनी हो गई है, अप्रोक्सीमेटली $33,000 पर एनम, विच इज ह्यूज. पब्लिक इंस्टीट्यूशन का नियरली $10,000 है. अब ये एक जमाने में था अप्रोक्सीमेटली करीबन से 18,000 के आजू बाजू, 18,000 से ये पहुंच गया 33,000 के आजू बाजू, विच मीन्स द फीस हैव डबल्ड. When the fees have doubled, there is a good chance the students have to take higher amount of loan. Chart number 3 compares inflation adjusted average annual student loan debt of a graduate and their inflation adjusted starting salary. अब इसमें इन्फ्लेशन निकाल दिया ताकि ये नहीं पता हो कि वह मतलब सर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो मतलब क्या काउंट करेंगे, वो हटा दिया. ये है एवरेज एनुअल लोन ऑफ द स्टूडेंट्स. ब्लू में जो दिख रहा है वो लोन है और रेड में दिख रहा है वो उनकी स्टार्टिंग सैलरी है. विच मीन्स अगर कोई बच्चे की स्टार्टिंग सैलरी 31,000 है और उसकी लोन 56,000 है तो उसको अपनी सैलरी में से कोई भी तरीके से ये लोन भरपाई करने का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता.
thereby the students there generally go bankrupt. और इसलिए सरकार को अंदर आना पड़ता है. समझ में आ रहा है सबको? सुप्रीम कोर्ट बोलता है सरकार गलत काम कर रही है, सरकार के दायरे में ही नहीं है इस तरीके का काम करना, बिकॉज ऑल दिस इज अ मार्केट सिस्टम, सरकार को इसमें घुसना ही नहीं चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे सही है ना? सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे सही है. यहां पे इंडिया का सिनारियो देखे तो शायद ऐसा ही हो रहा है. इंडिया के यहाँ पे अलग अलग लॉ स्कूल्स, अलग अलग मैनेजमेंट स्कूल्स के फीस तो देखिए कहाँ छू गए. 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वहां तक पहुंच गया ना. ठीक है, जैसे एक नया इंस्टीट्यूट चालू हुआ बिट्स मुंबई में, क्या फीस लेकर आया लॉ वाले बच्चों के लिए? 8 से 9 लाख, 9 into 5, सो दैट इज 45 लाख का कोर्स. 45 लाख का कोर्स, 5 ईयर का लोन लेंगे तो भैया कितना परेशानी. क्या उतना सैलरी मिलेगा क्या? दैट्स अ बिग इश्यू. ठीक है, हाँ वैसे 9 लाख रुपया का एक एनुअल अमाउंट है. ठीक है, उसके सामने 9 लाख की लोन मिलेगी, सॉरी 9 लाख से ज़्यादा सैलरी मिलेगी क्या? हाँ, दैट इज़ अ गुड चांस, दैट इज़ अ गुड चांस. ठीक है, टेबल नंबर 4 says student that has a share of median income based on their races. So that means यहां से आपको यह पता चलेगा कौन सी रेस को ज्यादा दिक्कत हो रही है. ठीक है, पहला पॉइंट है 2016 का डेटा है. ठीक है, डेट एज अ परसेंटेज ऑफ मीडियन इनकम ऑफ अ ग्रेजुएट्स इन 2016. तो उनकी इनकम, सो डेट एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम. आप देखिए हिस्पैनिक और ब्लैक्स अपनी इनकम का 100 रुपये की इनकम के सामने उनकी लोन है 63-62%. मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वहां पे वो किसको ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है? ब्लैक और हिस्पैनिक को. 2021 में तो ये नंबर देखे ना भैया कितना पहुंच गया, 100% के ऊपर, विच मीन्स उनका डेट उनकी इनकम से भी ज्यादा है. ये बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका. तो ये एक तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और पैदा जरूर करेगा अमेरिका के अंदर. अब आपको देखा होगा मणिपुर में जब बड़े पंगे चल रहे थे तो मणिपुर में कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन था. क्यों इंटरनेट शटडाउन था? इंटरनेट शटडाउन इसलिए करना पड़ता है दोस्तों ताकि इंटरनेट के माध्यम के द्वारा लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड न करें, हेट्रेड पैदा न करें. इसकी वजह से ये इंटरनेट बंद करना पड़ता है. पर क्या इंटरनेट बंद करना इज अ जस्टिफाइड थिंग? राइट टू यू कैन से इंफॉर्मेशन या फ्रीडम है, उस फ्रीडम में राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट. ये निकालना तो अच्छी बात नहीं है ना. तो अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, which is a regulatory body in the telecom and the you can say this data or internet related दुनिया. ठीक है, so वो जो regulatory authority है they are contemplating on the issue that is it possible to have a partial app bans then internet shutdown. क्या इंटरनेट शटडाउन के सामने हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम कोई सिलेक्टिव एप्स को हम बैन करें? Is it possible to have selective app ban instead of complete internet shutdown? ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. समझिए दोस्तों, ये सीधा जाने वाला है आर्टिकल नंबर 14 के अंदर, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ. ठीक है, ये बिल्कुल उस मुद्दे पे जाएगा कि राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ के मुताबिक क्या ये बात सही है कि कोई जगह पे हालत खराब है और हालत खराब के लिए हम व्हाट्सएप को बैन करेंगे, है ना, इंस्टा को बैन करेंगे, पर बाकी कुछ कुछ चीजें चालू होगी. ये सही बात है ऑब्वियसली, है ना. अगर वो व्हाट्सएप को बैन करेंगे, इंस्टा को बैन करेंगे, पर फेसबुक को नहीं करेंगे, ट्विटर को नहीं करेंगे, तो अच्छी बात नहीं है. पर अगर वो सभी सोशल मीडिया साइटें बैन करते हैं और बाकी जो ईमेल्स हैं उसको चालू रखते हैं, ठीक है, साथ में मेडिकल रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो चालू रखते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो पॉसिबल है कि अच्छी बात है, कोई पंगा मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में मतलब ये सही अप्रोच है, कोई गलत बात नहीं है. इज दैट वेरी क्लियर? समझ आ रहा है दोस्तों? चलिए, ग्रेट. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल
जो यूनाइटेड नेशन की एक महत्वपूर्ण बॉडी है, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसको बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पे बुधवार को एक बड़ा ड्राफ्ट, महत्वपूर्ण ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आया। और वो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन के ऊपर इंडिया ने, यू कैन से, उसके उस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन के फेवर में कहा। क्या आया था, किसने इस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाया था? पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाया था। पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन था ये था कि भैया वी वांट, कि भैया ये जो भी यू कैन से कुरान या रिलीजियस यू कैन से एक्टिविटी के खिलाफ कोई गलत काम करता है, कोई कुरान को डिसिक्रेट करता है, ठीक है, तो वो गलत बात है, ठीक है। दैट इज, यू कैन से, कुरान को डिसिक्रेट नहीं करना चाहिए। हॉस्टिलिटी क्रिएटेड अगेंस्ट कुरान, वायलेंस क्रिएटेड अगेंस्ट कुरान, वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन दिया, इंडिया ने उसके फेवर में दिया। बांग्लादेश, चाइना, क्यूबा, मलेशिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, कतार, यूक्रेन, यूएई सब इसके फेवर में थे। उनमें से ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज थे, ठीक है। पर बेल्जियम, फिनलैंड, यूके, जर्मनी एंड यूएसए इसके खिलाफ थे। अब क्यों उसके खिलाफ होंगे वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये समझने की बात है कि क्यों खिलाफ थे होंगे, क्योंकि दे से कि भाई वी आर इन फेवर ऑफ सेक्युलरिज्म, वी आर इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर अगर इस तरीके से कोई धर्म के ऊपर कोई भी कुछ बोलेगा, है ना, अगर हम वो उस बात को फ्रीडम ऑफ स्पीच के तरीके से देखें तो सही बात है, ऐसा उनका मानना है। फ्रांस में, स्पेशली फ्रांस में, है ना, एक शार्ले हेब्डो करके सटायरिकल मैगजीन है जो काफ़ी, यू कैन से, सटायर करता रहता है ऑन कुरान, ऑन रिलीजियस एंटिटीज ऑफ द इस्लाम, एंड दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ, यू कैन से, रिलीजियस डिसहार्मनी बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स। इसीलिए फ्रांस तो जल रहा था ना अभी। क्यों जल रहा था? बहुत सारे इमिग्रेंट्स, यू कैन से, हु आर कमिंग टू फ्रांस, they are majorly Muslims. So today France has more than 10.5% of their population is coming as an immigrant from their erstwhile colonies from Africa, ठीक है, और वो ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए UNHRC एक UN बॉडी है जो 15 मार्च 2006 को बनाई गई थी, ठीक है। UNHRC न्यूज में भी इसलिए था क्योंकि 8 अप्रैल 2022 को रशिया वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम UNHRC फॉर देयर सिस्टमेटिक वायलेंस इन यूक्रेन। ये बिल्कुल नोट करना, 2022 में ऐसा हुआ था। ये देखिए UNHRC ने अपनी साइट में इतने बड़े अक्षरों में लिखा है दैट वी, यू कैन से, कंडेम एंड स्ट्रांगली रिजेक्ट any manifestation of religious hatred including recent public acts of desecration of holy Quran। ऐसा उन्होंने 12 जुलाई को लिखा था, कल उनकी साइट पे ये आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के पास 2 नए जज आए। कौन है? ठीक है, पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के जज उज्जल भुयान एंड दूसरे है जस्टिस S वेंकट नारायण भट्टी जो केरला हाई कोर्ट के, लेकिन से CJI। ये तेलंगाना से थे और ये केरला से थे, ठीक है। आप ये पूछेंगे कि क्या सर हमें इनके नाम याद रखने हैं? बिल्कुल ज़रूरी है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस है कितने? तो व्हाट आर द टोटल नंबर? 33 + 1। दिस इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ। कितने भैया? 33 + 1। 33 as in, you can say 33 judges and 1 Chief Justice of India. That means total 34 judges are there of Supreme Court. Who is the current CJI of India? बताइए दोस्तों, who is the current CJI of India? ये बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Pakistan gets final IMF nod for 3 billion loan in standby arrangement। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद 2 संस्थाएं बनी थी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। उसमें से IMF का काम रहता है प्राइमरली लिक्विडिटी क्राइसिस को सपोर्ट करना। कोई भी कंट्री में अगर लिक्विडिटी क्राइसिस होगा, ठीक है, तो ये कौन मदद करेगा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इज द हेड ऑफ IMF। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान की, लेकिन से इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है।
and therefore they want some support externally. So primarily they have entered into varieties of the wrong activities like supporting terrorists, ठीक है, जिसकी वजह से FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको हमेशा ग्रे लिस्ट में रखता था. आपको याद हो लास्ट ईयर है ना, सॉरी दिस इन 2023 इटसेल्फ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया FATF ने, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया था. ठीक है, अब पाकिस्तान को लोन चाहिए, लोन देगा कौन? IMF. तो IMF से उनको लोन मिल रही है कितनी? $3 बिलियन की. ये एक तरीके का बेल आउट पैकेज है. क्या है भैया? इसका बेल आउट पैकेज है. नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का 1 साल कंप्लीट हुआ. उस एनिवर्सरी में इन्होंने एक बड़ा मजेदार सा फोटोग्राफ पब्लिश किया. दिस फोटोग्राफ इज से एक जायंट रेड स्टार के बारे में बात है. ठीक है, जो एक गैसियस है ना सिस्टम ऐसे निकल रही है, उसके बारे में बात है. James Webb is a very important telescope. It is the largest, the most powerful infrared telescope in the world. It is developed with the help of NASA and European Space Agency. 2021 में ये लॉन्च किया गया था. आज की तारीख में वो लाग्रांज पॉइंट 2 L2 के ऊपर टिका हुआ है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और दोस्तों उसके पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, जेम्स वेब इज अ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन. इसके पहले कौन कौन से स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन हुए थे? पहला हुआ था पायोनियर. Pioneer is the first spacecraft to visit solar system's most photogenic gas giant, that is Jupiter and Saturn. Pioneer Jupiter और Saturn को स्टडी करने के लिए गया था. Number 2 came Voyager. Voyager was a flyby. Voyager 1, Voyager 2, and they developed a lot of discoveries in Jupiter and Saturn. आपने सुना होगा रिसेंटली पूरे सोलर सिस्टम में, चलिए अभी एक जीके का सवाल, सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून कौन से प्लेनेट के हैं? बताइए दोस्तों, विच प्लेनेट एंड हाउ मेनी? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए ये लेटेस्ट फिगर बताना है आपको. और 99 में चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी निकाला था. और अगला महत्वपूर्ण आने वाला है, दैट इज कॉल्ड स्फीयर एक्स बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एंड आइस एक्सप्लोरर, जो 2024 में ये लॉन्च होगा. ठीक है ना, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा. ये क्रोनोलॉजी है. पायोनियर, वॉयेजर, चंद्र एंड स्फीयर एक्स, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन है. स्पेस में एक्सप्लोर करना कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्पेस. ठीक है, कहीं दूर दूर अगर कोई अर्थ जैसा सिस्टम है, कोई सन है, तो कहाँ पर है, कितना दूर है, कितना यूनिवर्स बड़ा है, ये सब समझने की कोशिश ये एक्सप्लोरर करते हैं. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. चलिए, आई होप द सेशन वॉज कंफर्टेबल. मजा आया होगा. अगर सेशन पसंद आता है तो दोस्तों इस सेशन को लाइक करना भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. थैंक यू. हैव अ गुड डे.